नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, जहां आपको हर चीज के बारे में, हर खबर के बारे में न सिर्फ बताया जाता है बल्कि उसको तह तक समझाया भी जाता है। अभी पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसान बिल, कृषि बिल, और इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। इसको लेकर देश भर में आंदोलन भी चल रहा है। हमें यह समझना होगा कि आखिर ये किसान बिल है क्या। आंदोलन चल रहा है, खबरें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन है क्यों, इस बात को समझना होगा। क्या सच में इस किसान बिल से कोई किसानों को घाटा हो रहा है? अन्नदाता जो हमें अन्न देता है, जिसकी वजह से हम रोज़ सुबह शाम खाना खा पाते हैं, जो हमारे लिए गेहूं, बाजरा, दाल उगाता है, क्या सच में उसको कुछ घाटा है? या फिर आज तक जो सिस्टम चलता आया था, जिससे उस किसान को कभी कोई फायदा नहीं हुआ था, जिससे उस किसान को कभी अपना दाम नहीं मिला था, वो सिस्टम और अच्छा करने की तैयारी है। इस बारे में हमको पूरी गहनता से जब तक हम उस बिल को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होगा नहीं। और इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए जिस चीज़ को हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है वो है मंडी। आखिर ये मंडी है क्या? आप सब ने सुना होगा अनाज मंडी, धान मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी। मंडी के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन आखिर इस मंडी के सेंटर में ये पूरा बिल क्यों है, इसको समझना जरूरी है। यह है किसान। किसान अपने खेत में फसल को उगाता है और उस फसल को उगाते ही उसका काम होता है उसको बेचना, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं तब तक उस फसल को उगाने के लिए जो उधार पे उसने पैसे लिए हैं वो कैसे चुकता होंगे, और जब तक वो चुकता नहीं होंगे वो दूसरी फसल वहां कैसे उगाएगा। इस सारी वजह से उसको उस फसल को बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब वो उस फसल को सीधा नहीं बेच पाए, इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए और उन तरीकों पर आघात पहुंच रहा है इस बिल से। इसलिए जो लोग बीच में आ रहे हैं, जिन पर आघात पहुंच रहा है, उनका ये सब कुछ किया धरा है। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाता हूं कि किसान जब अपनी फसल उगाता है, वो गेहूं उगा रहा है, बाजरा उगा रहा है, कुछ भी उगाता है, तो उगाने के बाद कुछ लोग उस तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं देखो भाई, तुम्हें ये बेचना नहीं आएगा मंडी में, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, और वो काम हम ही कर सकते हैं। उस काम में हम ही मास्टरी हैं, हम मंडी वालों को जानते हैं, हमारी सरकार में जान पहचान है, तो तुम्हारा वक्त ख़राब नहीं होगा, तुम तो हमें बेच दो, हम उनको बेच देंगे। और वो जो अपने आप को फैसिलिटेटर्स कहते हैं, आड़तिये कहते हैं, वो बेसिकली किसान और मंडी के बीच के दलाल होते हैं। अब वो दलाल क्या करते हैं, किसान जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें फसल बेचता है, वो आगे फसल मंडी में बेच देते हैं और ऐसे वो फसल बिकती है, बीच में कमीशन ये कमा लेते हैं। यहीं तक बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी, आपने उनको फैसिलिटीज दी, उनके कागज वागज पूरे किए, उसका आप कमीशन कमा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन बात अब उससे आगे जाती है। होता यह है कि मंडी के व्यापारियों से, मंडी में जो अधिकारी हैं, जो एमएसपी पे माल खरीदते हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस पर माल खरीदते हैं, जो तय की गई है सरकार से, उनसे इनकी साठगांठ हो जाती है। किनकी साठगांठ होती है? जो ये बीच के लोग होते हैं। और फिर ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। जब ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं तो किसान के पास वक्त नहीं होता उस फसल को बेचने का, और किसान देखता है कि अगर ये लोग हड़ताल पर चले गए तो हम क्या करें। तब ये जो बीच वाले लोग होते हैं, ये बीच में आते हैं और मान लीजिए 100 रुपए किलो उसको कुछ बेचना था, तो उसने कहा तुम मुझे 80 में दे दो, ये हड़ताल तो चलती रहेगी, मैं देख लूंगा इसको क्या करना है। और वो बीच वाले लोगों को 80 में देकर वो कहता है यार तुम 80 में रखो, मेरे को तो दूसरी फसल उगानी है अपनी। और ऐसे उसको 20 रुपए का घाटा हो जाता है, और वो जैसे ही उसके पास सारा चीज आ जाती है वो कह देता है भाई हड़ताल बंद करो, और उसको 100 में ही बेच देता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बिजनेस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हर जगह चलता है। अब सरकार ने क्या कहा है कि मिडल मैन को हटाओ,
यानी कि इन बीच वाले बंदों को हटाओ। अब किसान अपनी फसल ना सिर्फ मंडी में बल्कि कंपनियों को भी बेच सकता है और दूसरे लोगों को भी बेच सकता है डायरेक्टली। और उसमें भी एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई है, वो ये है कि किसान को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो फसल उगाने जाता है तब जो उस फसल के दाम होते हैं वो जब उसको कटाई होती है तो उसके दाम घट जाते हैं और किसान को नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब शुरू करने की बात इस बिल में कही गई है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, जिनको गेहूं या आलू की ज़रूरत है, तो वो कंपनियां क्या करेगी, वो फसल उगाने से पहले किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि भाई तुम बताओ तुमको कितने दाम में बेचना है। वो बोलेगा उससे मुझे इसको एक्स दाम में बेचना है और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में जो कटाई होगी उसके बाद में उसी रेट पर जो कि उगाने से पहले तय हुई थी उस रेट में ही देना पड़ेगा। तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात से जो नाराज हो रहे हैं वो कौन है, वो मिडल मैन है, जो बीच वाले फैसिलिटेटर्स हैं वो है कि कंपनियां इनसे सीधा ना खरीद पाए। और इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये अडानी अंबानी के लिए जो है फायदेमंद बिल है। असल में इससे पूरा फायदा किसानों को हो रहा है। हम कुछ अखबारों को पढ़ते हैं, कुछ जो इस बिल को समझाने के लिए चीज़ें दी गई है, जो कंटेंट दिया गया है उसको समझते हैं। यहाँ का कहा गया है अ फार्मर विल हैव द फ्रीडम टू चूज वेयर ही वांट्स टू सेल but may not have the knowledge to negotiate the best terms with a private company. Here is hardly any regulation outside the mandis and no grievances redressal mechanism yet. ये कहते हैं कि इस बिल से किसानों के पास आज़ादी तो होगी कि वो बाहर मंडी के बाहर किसी को बेच पाए, किसी कंपनी को अपनी फसल बेच पाए, लेकिन शायद किसानों के पास वो नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि कंपनियों से नेगोशिएट करे। ये किसने कहा? आज किसानों के बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सब नॉलेज है। किसानों को अगर हम छोटा समझेंगे तो दैट मीन्स कि हम मंडी के जो बिचौलिए हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये बिचौलिए क्या करते हैं, ये लोन भी देते हैं फार्मर्स को और बड़े ब्याज पे लोन देते हैं। तो बहुत सारे जो किसान हैं वो इनके लोन के तले दबे हुए हैं और उस लोन के तले दबे होने की वजह से उन्हें इन आड़तियों या इन दलालों के कहने पर उस हड़ताल में जाना पड़ रहा है। जबकि ये बिल किसानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो इनकम होगी वो बढ़ेगी और एग्रीकल्चर बिजनेस में जो है किसान भी अपने फूड को, अपनी क्रॉप को, अपने अनाज को स्टॉक कर पाएगा और जब रेट बढ़ेगी तो उसको बेच पाएगा। तो हर तरीके से किसान के लिए फायदेमंद है। किसान को एक तरह से बिजनेसमैन बनाने की पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब हम अगर इस बिल को और गहनता से समझें तो इसमें देखने को मिलता है कि फार्मर्स विल नाउ बी एबल टू एंटर इनटू डायरेक्ट एग्रीमेंट्स और कमर्शियल एग्रीमेंट्स फॉर द सेल ऑफ प्रोड्यूस विच कंपनीज प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स। यानी कि वो कंपनीज जो इन चीज़ों को बेच रही है, सीधा गेहूं को बेच रही है, आलू उसको कुछ बनाने के लिए चाहिए, प्याज चाहिए, उन कंपनीज को किसान सीधा बेच पाएगा। कोई मंडी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा बेच पाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करके बेच पाएगा। यानी कि फसल उगाने से पहले उसकी कीमत तय हो जाएगी कि फसल के कटाई के बाद क्या कीमत में बेचेगा। यह चीज इस बिल में कही गई है। दूसरा कहा गया है after the sale of produce is decided with the company or businessman, the buyer will be responsible for providing necessary means or inputs for group crop yield। यानी कि बायर जो है, यानी कि खरीदार जो है, वो किसान को इसमें भी मदद करेगा कि कैसे उनको नई तकनीक से रूबरू करवाया जाए कि अच्छी फसल कैसे उगे और उनको कैसे एजुकेशन दी जाए। तो किसानों को कहीं ना कहीं उससे बहुत फायदा होने वाला है। उसके अलावा उस खेती में लगन, अच्छी फसल उगाने के लिए क्या अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, क्या अच्छा औजार चाहिए, वो भी बायर उनको ला कर देगा। यानी कि जो फसल खरीदने वाला है वो उनको ला कर देगा। द बायर विल प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस एंड एडवाइस टू द फार्मर्स एंड मस्ट टेक फुल और पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रॉप रिस्क। इसके अलावा इसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर फसल में कोई नुकसान हो जाता है
तो उस नुकसान का भुगतान भी वो जो बायर है वो देखेगा। During crop production, the crop will continue to be owned by the farmers and the crop will be insured, and the farmer will also be able to take loans from financial institutions if needed. फसल के उगते समय, फसल के प्रोडक्शन के वक्त जो फसल होगी उसका मालिकाना हक पूरी तरह से फार्मर का रहेगा, वो उसमें इंश्योरेंस भी करवा सकता है, उसके लोन भी ले सकता है। ये सारी फैसिलिटीज पूरी तरह से मिल रही है। और जहां तक यह कहा गया है कि बिल विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीजेंट्स एक्सपोजिंग देम टू द विम्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस, कि जो बाजार हैं वो जो है वो किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, ये पूरी तरह से एक मिथ है, ये पूरी तरह से एक भ्रम है। जो असली फैक्ट है वो ये है कि बिचौलियों के जाने से फार्मर यानी कि किसान अपनी फसल सीधा बेच पाएगा और इससे अच्छा किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस बात को हमें ऐसे समझना होगा कि अगर एमएसपी ही सब कुछ होती तो आज किसान समृद्ध नहीं हो जाता। आज तक 70 सालों से क्यों किसान आज भी समृद्ध नहीं हो पाया है? कोई ना कोई तो सिस्टम में गलती है। उस गलती को अगर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों के लिए पूरा मार्केट खोला जा रहा है, तो उसमें दिक्कत कहां है? क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि किसान पढ़े लिखे नहीं होंगे? किसने कहा कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते? किसानों के बच्चे आज बहुत पढ़े लिखे हैं, वो उनको मदद करेंगे। और क्यों पढ़े लिखे लोग खेती किसानी में आगे नहीं आ सकते? क्यों उन्हें बिचौलियों की जरूरत होती है? क्यों किसान समृद्ध नहीं हो सकता? क्यों किसान एजुकेटेड नहीं हो सकता? ये भ्रम किस बात का है? उसको एजुकेशन करवाएं वो अपने बच्चों की, तब उनको फायदा होगा। ऐसा एक मौका तो दो। मौका ही नहीं देंगे और हम किसानों को हम नीचे ले जाते जाएंगे, तो ये कहां तक सही है? तो इस बिल को पहले पढ़िए, समझिए, इसको पूरा गहनता से जानिए और फिर कहिए कि वो प्रोटेस्ट सही है, वो आंदोलन सही है या गलत है। क्या कहीं वो आंदोलन बिचौलिए तो नहीं कर रहे? कैसे उस आंदोलन में बहुत ज़्यादा पैसों की बौछार हो रही है? कैसे उस आंदोलन में महीनों का लंगर पहुंच रहा है? अगर वो बिचौलिए नहीं है, वो किसान है, तो कैसे मर्सिडीज वहां पर रुकी हुई है? ये सब सोचने वाली बातें हैं, ये सब सोचने वाली बातें हैं। और इसीलिए यहां हमको समझना होगा कि क्या कहीं कोई अपनी राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रहा इस पूरे आंदोलन के तहत? क्या हर किसान को नुकसान हो रहा है क्या इससे? इसके लिए हमें बिल को समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं आशा करता हूं ये बिल जो हमने आपको समझाया ये काफ़ी आपके भ्रम तोड़ देगा। नमस्कार, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम हर खबर का पूरा विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतज़ार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.